हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो सीटेट की क्लास है, आज की क्लास में हम आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट और एवेल्यूशन पर चर्चा करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहली बात कि आकलन होता क्या है। आकलन क्या होता है? असेसमेंट, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है, तो कौन कौन सी जानकारी है वो है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब जानकारी कौन कौन सी इकट्ठा करेगी कि एक बच्चा है, उसकी इंटरेस्ट, रुचियाँ क्या क्या है, उसकी उपलब्धियाँ क्या है और उसने क्या क्या नॉलेज अचीवमेंट उपलब्धि की है, उसका व्यवहार कैसा है स्कूल में, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस कैसा है। तो ये सारी जानकारियाँ उसकी इकट्ठा की जाती हैं। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब कि जब बच्चा है वो जब सीखता है, पहली कक्षा से आकर ले LKG UKG से लेकर के जब तक बच्चा सीखता जाता है तब तक उसका असेसमेंट होता रहता है। मतलब कि एक टीचिंग लर्निंग मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब तक होती रहती है तब तक हम उसके बच्चे का आकलन करते हैं। ठीक है। आकलन जो है अधिगम को इम्प्रूव करने का तरीका है। जब बच्चे का आकलन होता है, असेसमेंट होता है, तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया जो है उसको इम्प्रूव मतलब कि उसको हम और अधिक बेहतर करने का एक तरीका होता है। अब कैसे? मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसका असेसमेंट किया और किसी चीज़ में उसकी कमी है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर इसका फोल्डिंग देंगे, सहारा देंगे, पाड़ ढांचा देंगे, जिससे कि बच्चा क्या करेगा, उस जो कमी है जिस क्षेत्र में, उससे जो है उभर पाएगा और उस क्षेत्र में वो उपलब्धि हासिल करेगा। ठीक है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य है कि अवधारणा से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझाना चाहिए। मतलब कि बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट बनाया, मान लीजिए आप कहीं मनाली साइड गए, आपने वहाँ देखा कि जो वहाँ जो मनाली में जो सर्दियों में जो इलाके में जो वहाँ जो इलाके में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर मांसाहारी है, मतलब मांस मदिरा सेवन करते हैं। वहीं अगर एक बार आप जम्मू कश्मीर गए तो आपने देखा कि वहाँ पर भी सेम लोग जो है मांस मदिरा खाते हैं। वहीं आप एक बार माउंट आबू गए तो आपने सेम देखा कि जो बर्फीले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है, वो जो है मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो आपने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिया। क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि जो लोग सर्दियों में या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है, वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की जो कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है, चाहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, चाहे गेम के रिकॉर्डिंग हो, तो उन सबको जो कन्फ्यूजन को दूर करना है बच्चों को। ठीक है। आकलन जो होता है वो होता है दो प्रकार का, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है रचनात्मक आकलन, मतलब कि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही हो, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन। मतलब कि एक टीचर जो है बच्चे को पढ़ाता है, तो मान लीजिए आप जब किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हो तो जुलाई से लेकर के आपका मार्च अप्रैल के तक आपका पूरा सत्र जो कंप्लीट होता है, तो जुलाई से लेकर के जो मार्च सत्र के बीच में, मार्च अप्रैल के बीच में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें जो समय होता है, उस समय में जो बच्चे आकलन होता है उसको कहते हैं रचनात्मक आकलन। मान लीजिए जैसे कि टर्म टेस्ट होते हैं बीच में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होती है। ठीक है। इसी तरीके से और जो टीचर जो है क्लास में जो बच्चों को जो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ जिसको पता हो वो अपना हाथ खड़ा करे, तो कि किसको पता है वो नॉलेज पता लग जाती है। तो उससे क्या होता है, बच्चे का आकलन पता होता है। मतलब कि पढ़ाने के दौरान जब टीचर पढ़ाता है उस वक्त बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन पूछा, अगर बच्चे को आता है या नहीं आता, तो उसका आकलन उस वक्त होता है जब पढ़ाता है टीचर तब। तो यह बच्चों के बारे में जानने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है। सीटेट के एग्ज़ाम में फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट से हर साल एक क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। ये हो गया हाफ ईयरली एग्जाम, टर्म टेस्ट हो गया। ठीक है। योगात्मक आकलन है साल के अंत में किया जाने वाला आकलन, योगात्मक आकलन कहलाता है। साल के अंत में मतलब कि जैसे कि आपका जो सत्र है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद में जो आपकी ईयरली एग्ज़ाम लगती है
वो किसके अंतर्गत आएगी? समेटिव असेसमेंट, कि आपका मूल्यांकन या आपका आकलन कैसा हुआ? योगात्मक, क्योंकि सत्र के अंत में एक बार किया गया है। ठीक है, अब जो इनका अलग अलग नाम भी होता है, जैसे कि समेटिव असेसमेंट है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सीखने का आकलन। तो सीखने का आकलन मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं इसको। फॉर्मेटिव असेसमेंट को नाम दिया गया है असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। और एक तीसरा आकलन होता है सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सीखने के रूप में आकलन। ये एक दूसरे के नाम ही हैं तीनों। हिंदी में इनका नाम ये है, समेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम ये है, जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये तीनों ही एक दूसरे के नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब जैसे हम यहाँ पर असेसमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपने टॉपिक पढ़ा, इसके बाद आपने जो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है या फिर जो अभी आप रिसोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने उस रिसोर्स को बंद कर दिया। ठीक है, आपने उस पर से पढ़ना बंद कर दिया। अब आपने अपने दिमाग में ही सोचा कि आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको आपने अपने दिमाग में माइंड में रिवाइज करना शुरू किया। तो जब आप अपने माइंड में उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना याद है। मान लीजिए आपको असेसमेंट की 10 लाइनें आपने पढ़ी, उनमें से आपको 8 लाइनें याद आई, तो आपका असेसमेंट हुआ, खुद ने असेसमेंट किया कि अभी 2 लाइनें जो मुझे याद नहीं है वो याद करनी है, रिवाइज करनी है। तो इस तरीके से खुद का असेसमेंट होता है सेल्फ असेसमेंट, जिसका दूसरा नाम होता है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं इवैल्यूएशन की तरफ। मूल्यांकन क्या होता है? देखिए, मूल्यांकन होता है किसी विषय वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन होता है। कोई व्यक्ति है या वस्तु है, एक छोटा बच्चा है, उसका व्यवहार कैसा है विद्यालय में, या फिर जो है उसमें रुचियाँ क्या क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, तो इन सब के बारे में अगर हम निर्णय करके लिए तो वो होता है हमारा मूल्यांकन। और मूल्यांकन जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 की जो पहली शिक्षा नीति बनी थी, उसके अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक पहलू दोनों शामिल हैं, और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है। मतलब कि जैसे कि शैक्षिक क्या होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, और गैर शैक्षिक क्या होते हैं, जैसे खेल कूद वाले। तो ये दोनों पहलू ही जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, CC इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना। अब मान लीजिए एक बच्चा है, अब वो लिखते वक्त क्या कर देता है, कुछ वर्ड को, जो सेम वर्ड है उनको रिपीट बहुत जल्दी करता है, लेकिन कुछ वर्ड को वो क्या करता है, बहुत टाइम के बाद रिपीट करता है। जैसे कि एक वर्ड लिखा उसने, ABC वर्ड है, ठीक है, दोबारा उसने वर्ड लिखा कोई वर्ड, तो उसने क्या लिख दिया, ABC, ठीक है, लेकिन अगली बार वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए सेम वर्ड रिपीट हो, लेकिन उसने एक बार तो D यहाँ पे लिख दिया पहले, और एक बार DABC लिखा। अब देखिए ABC तो 3 बार रिपीट हो गया, लेकिन D एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर रिपीट हुआ। तो कम अंतराल पे गलती कौन सी हो रही है, ये मतलब कि कम गलती कौन सी है, ये वाली। तो इस गलती को पहले सुधारो, फिर उसकी जो जल्दी जल्दी गलती हो रही है उसको बाद में सुधारो। ठीक है, ये कहना चाह रहा। बढ़ते हैं आगे, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये क्या होता है? देखिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है कि जहाँ पर जो है स्कूल जो होती है वो खुद ही, स्कूल के जो टीचर हैं वो खुद ही अपने आधार पर पेपर बनाते हैं, और वो किसके आधार पर, बच्चों की क्षमताओं के आधार पर पेपर बनाते हैं, योग्यताओं के आधार पर, और खुद ही उनका असेसमेंट करते हैं बच्चों का। ठीक है, डायनामिक मूल्यांकन, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है, कि बच्चों में जो शारीरिक खेलकूद कैसी है उसका भी मूल्यांकन साथ में किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। देखिए, मूल्यांकन की विशेषताएं जो होती हैं कौन कौन सी? पहली है वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब कि वैध, कोई चीज़ कितनी वैध है, जिसका मूल्यांकन हो सके, उसका परीक्षण कितना अच्छा है, वो चीज़ वैध मानी जाएगी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उस बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता हो। अब मान लीजिए हम बच्चे के शैक्षिक
उद्देश्य जानना चाहते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक, गैर शैक्षिक मूल्यांकन हम नहीं करना चाहते, तो सिर्फ और सिर्फ वो मूल्यांकन करें जिसमें उन्हीं बात का परीक्षण, मतलब कि सिर्फ शैक्षिक बातों का ही जो उसमें जिक्र होना चाहिए, उस चीज़ों का ही मूल्यांकन हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम विश्वसनीयता या रियलेबिलिटी। रियलेबिलिटी क्या होती है? विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप बताओगे दिल्ली। अब चाहे परिस्थिति आपसे कीचड़ में खड़ा करके पूछे, चाहे आपसे क्लास में पूछे पढ़ाते हुए शिक्षक, चाहे आपसे खेलते हुए पूछे, आपका जवाब हमेशा एक जैसा होगा। और उस जवाब के साथ साथ में आपका अगर परीक्षण भी सेम है, परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो मापन क्या कहलाएगा? विश्वसनीयता कहलाएगा। अब आपसे कक्षा में पूछा, खेलते हुए पूछा, और कहीं पे भी आपसे घूमते हुए पूछा, टहलते हुए, या फिर आप कोई अन्य काम कर रहा है छोटा बच्चा, उस वक्त उससे पूछा कि भारत की राजधानी क्या है। अगर उसने एक साथ अलग अलग स्थितियों में दिल्ली उत्तर दिया, तो उसका मापन विश्वसनीयता कहलाएगा और परीक्षण भी विश्वसनीयता है। लेकिन अगर उसका आंसर अलग अलग है, तो परीक्षण तो विश्वसनीय हो जाएगा, लेकिन उसका आंसर विश्वसनीयता नहीं होगा, तो ऐसा मूल्यांकन क्या नहीं होगा? फिर विश्वसनीय नहीं होगा। ठीक है, अगला है मूल्यांकन की विशेषता व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी मतलब कि मूल्यांकन की प्रक्रिया, लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। मतलब जब भी मूल्यांकन करें तो जो प्रक्रिया होती है, जो समय लगता है, वो जो है सरलता से होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, आमने सामने। ये नहीं कि व्यवहारिकता का जिक्र तो है लेकिन उसमें बच्चा है ही नहीं, उसके अंदाजे पे अगर उसका मूल्यांकन किया गया तो अपने हिसाब से ही उस बच्चे का मूल्यांकन लिख दिया गया। बच्चे का खुद प्रैक्टिकल करना चाहिए। ठीक है, अगली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब कि जिसमें मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो। मतलब कि आपसे बार बार पूछा गया, अब आपसे पूछा जाए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सीटेट की। ठीक है, अब आपका उत्तर एक ही है, आपसे अलग अलग कई टीचर आए, शिक्षक आकर पूछ रहे हैं आपसे कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो। अगर आपका उत्तर सेम है, सीटेट सीटेट सीटेट, तो वो मूल्यांकन क्या होगा? वस्तुनिष्ठ होगा। लेकिन आपका उत्तर अगर बदल गया तो आप पर क्या पड़ गया? परीक्षक का प्रभाव पड़ गया और वो मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। ठीक है, अगली विशेषता है व्यापकता। व्यापकता का मतलब होता है इसमें सारे गुणों का मापन हो। व्यापक, पहली बात तो व्यापक है, विस्तीर्ण, फैला हुआ, जिसमें सारे गुणों का मापन हो। गुण, दोष, शारीरिक जो मूल्यांकन हो, जो बौद्धिक मूल्यांकन हो, मानसिक मूल्यांकन हो, और इसके अलावा भावात्मक मूल्यांकन, मतलब कि भावात्मक विकास, उन सब का मूल्यांकन हो। कोई भी पक्ष नहीं छोड़ा जाए विकास का, तो उन सारे पक्षों का अगर मूल्यांकन होगा तो वो होगा व्यापकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा असेसमेंट और जो इवैल्यूएशन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।